दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फलक तक इजहार एंड द इकोज ऑफ फ्रेंडशिप के लास्ट पार्ट में। आई गेस कि मैं इस फैन फिक्शन को इसी पार्ट में ख़त्म कर पाऊँ। पिछले 3 एपिसोड से मैं बोल रही हूँ कि ये लास्ट पार्ट है, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे खुद भी नहीं पता कि स्टोरी इतनी बड़ी कैसे बनते जा रहा है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि इसे कुछ पार्टों में ख़त्म कर दूँ, लेकिन यार ये स्टोरी में एक के बाद एक ट्विस्ट आता ही जा रहा है। लेकिन अब और नहीं, ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वांग जी और विंग कार में थे। साओ सिंचन कार के पीछे वाले सीट में सोया हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और वैसे भी वो हमारे वांग सन का बातों को, कन्वर्सेशन को बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। ये तो उसका और चांगशी सरन का प्लान था कि वो लोग विंग को यहाँ लेकर आएंगे और लंजा के साथ उसको मिलाएंगे, क्योंकि दोनों ही बच्चे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। भले ही विंग टर्की में किसी को नहीं कहता कि वांग जी के लिए वो अभी भी फील करता है, लेकिन उसके फेस को देखकर हमेशा ये कहा जा सकता था कि वो वांग जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उसने टर्की में जाकर कोई दोस्त भी नहीं बनाया था। कार में वांग जी और विंग बैठे हुए थे। वांग जी ने विंग को बता दिया था कि वो किसी बॉय को लाइक करता है और वो बॉय अब वापस आ गया है। वांग जी का दिल फिर से टूट गया था। उसने इस 3 सालों में अपने दिल के हर एक टुकड़े को संभाल कर रखा था, लेकिन आज फिर से वो टुकड़े टुकड़ों में बिखर गए। विंग अब बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था और कार में साओ सिंचन थे, इसीलिए दोनों कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। दोनों बस चुपचाप चलते जाते हैं। फाइनली वांग जी कार को वे मेंशन के सामने ब्रेक करता है। वो लोग कार से उतर जाते हैं। वांग जी तुरंत जाके विंग के साइड का दरवाजे को ओपन करता है। विंग कार से बाहर निकलता है। विंग के पेरेंट्स दरवाजे पर खड़े थे। वो लोग विंग को एक बहुत वार्म वेलकम करते हैं। घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था विंग के फेवरेट पियोनी फ्लावर से। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत जाकर अपने मदर को गले से लगा लेता है। अपने मदर के गालों में किस करते हुए कहता है, मम्मा आई मिस यू सो मच। चांगशी सरन कहते हैं, अच्छा झूठे, तुमने मुझे मिस किया? यू ब्रैट, तुमने मुझे एक पल के लिए भी मिस नहीं किया। मुझे नहीं पता क्या कि तुम यहाँ आने के लिए बिल्कुल नहीं मान रहे थे। तुमने कहा था कि मॉम मुझे रोज़ परेशान करती है। मैं तुम्हें फ़ोन करती थी हर रोज़ तो तुम परेशान होते थे। यू ब्रैट ये कह के उसने विंग के कानों को पकड़ लिया। विंग कहता है, ओ मम्मा सॉरी, प्लीज़ छोड़ दो ना, दर्द हो रहा है। वे चांग से कहता है, वेलकम बैक मेरा बेटा। विंग अपने फादर को गले से लगा लेता है, कहता है, डैडा आई मिस यू सो मच। मैंने आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। आप दोनों को पता है मैं आप लोगों के लिए ढेर सारा गिफ्ट लाया हूँ। वे चांग से कहते हैं, हमें पता क्यों नहीं होगा, तुमने खुद हमें वीडियो कॉल पर दिखाया है और हमारे लिए गिफ्ट चूज़ किया है, और तुम यहाँ आके पूछ रहे हो कि हमें पसंद हमने पता है कि नहीं। विंग कहता है, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने आप लोगों से पूछ लिया था। दरअसल मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लूँ आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल लगा दिया इन मोमेंट पे। पर कोई बात नहीं, आप लोग मेरे गिफ्ट को एंजॉय करना। सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन वांग जी अभी भी वही खड़ा था। चांगशी सरन वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी, लंजा अंदर आओ, तुम बाहर क्यों खड़े हो? वांग जी भी हाँ में सिर हिलाता है और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके विंग अपने कमरे में जाता है। वो फ्रेश होता है। वांग जी, साओ सिंचन, बाकी सभी लोग नीचे थे। साओ सिंचन चांगशी सरन से कहती है, देखो सिजे, मैं तुम्हारे बेटे का 3 साल तक ख्याल रखा, उसे यहाँ तक लेकर आया, बदले में मुझे तो कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए ना। चांगशी सरन कहती है, हाँ मेरा भाई, तुम्हारे लिए मैंने बेस्ट सरप्राइज़ तैयार किया है। तुम्हारा फेवरेट खाना मैंने प्रिपेयर किया है। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैंने गेस्ट रूम में तुम्हारे लिए ऑलरेडी सब कुछ इंतज़ाम कर दिया है। साओ सिंचन वहाँ से गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। चांगशी सरन वांग जी से कहती है, क्या तुमने बात किया?
वांग जी कहते हैं हाँ मैंने बात किया, लेकिन वो फिर से मुझे गलत समझ रहा है। उसे लगता है कि मैंने चांगी से शादी कर लिया। उसे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा भी हो गया। चांगी सरन जोर जोर से हंसती और कहती है लंजा तुम दोनों बुद्धू हो गया। तुम दोनों कार में इतने टाइम तक अकेले थे और तुमने कुछ बात भी नहीं किया, तुमने उसे क्लियर तक नहीं किया। वांग जी कहती है वो उसके अंकल था ना, इसीलिए। चांगी सरन कहती है अच्छा ठीक है, मैं जाकर विंग को देख कर आता हूँ, और हाँ मैं तुम्हारे लिए विंग से बात करता हूँ, तुम टेंशन मत करो। मैंने लानमेंसन में इन्फॉर्म कर दिया है, सब लोग बस आ ही रहे हैं। तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं उसके घर से आती हूँ। हाँ। चांगी सरन वहाँ से निकल जाती है विंग की कमरे की तरफ। वो विंग के कमरे में आती है तब विंग जस्ट शावर लेके बाहर निकला ही था। वो अभी मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को निहार रहा था और बिड़बिड़ाए जा रहा था, क्या मैं इतना ज़्यादा ख़राब हूँ कि वांग जी ने मुझे छोड़कर किसी और को बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। गर्लफ्रेंड तक तो ठीक था, लेकिन उसने मुझे बेस्ट फ्रेंड से भी रिप्लेस कर दिया है। विंग को एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी मदर उसके पीछे खड़ी हो गई और उसके कंधों में हाथ दे दिया। चांगी सरन ने कहा बेटा तुम गलत समझ रहे हो, लंजा के दिल में तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। विंग कहता है नहीं मम्मा, उसने मुझे कहा है कि वो किसी बॉय को लाइक करता है। एक गर्ल तक तो ठीक था, अगर वो किसी बॉय को लाइक करता है तो ज़रूर वो भी गे होगा। उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और उसने मुझे क्यों नहीं पसंद किया। माँ, क्या आपका बेटा इतना ख़राब है, इतना बुरा है कि उसने मुझे बेस्ट फ्रेंड भी नहीं समझा, मेरी जगह किसी और को दे दिया। चांगी सरन उसकी गालों को अपनी हथेली पे लेती है और कहती है बेटा तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को बात करने की ज़रूरत है। पता है तुम जब यहाँ से गए तब लंजा रोज़ आकर पूछता था तुम्हारे लिए वो कितना तड़पता था। सिचन और यानली के एंगेजमेंट के दिन जब उसने तुम्हें नहीं देखा था तब तुम्हें पता है वो तो तुम्हें ढूंढने के लिए उतावला हो रहा था। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहा था। जिस दिन उसे पता चला था कि चांगी ने हमारे घर पे आके क्या क्या किया है, कहा है, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि वो उसी दिन उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया था। और तो और उसे जिस दिन पता चला था कि तुमने ट्रांसफ़र ले लिया है, वो आके अपने घुटनों पर बैठ के पूरा दिन रोया था। तुम्हें पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रहा था उसे संभालने में, वो मुझसे संभाल ही नहीं रहा था। वो तो तुम्हें ढूंढना चाहता था। फिर मैंने उसे समझाया कि तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए और उसे भी थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें पता है इन 3 सालों ने उसने अपने आप को पूरा प्रूव कर दिया। तुम तो उससे बात नहीं करते थे, तुमने वहाँ जाकर अपना सिम भी चेंज कर लिया था। तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना लिया था और उन्हें ग्रुप पर मैसेज करते थे। लेकिन वांग जी, लंजा का क्या, तुमने उसे एक बार के लिए भी याद तक नहीं किया। तुमने ना ही उसका कोई मैसेज किया और ना ही उसको कोई फ़ोन किया। यहाँ तक कि तुमने हमें भी मना कर दिया। लेकिन तुम्हें पता है जब भी एक दिन था कि जब वो तुम्हारे बारे में पूछने आया था तब तुमने फ़ोन कर दिया था और उसने फ़ोन दूसरी तरफ से तुम्हें सुना था। मैंने कहा था कि मैं तुमसे उसका बात करवाता हूँ, लेकिन उसने कहा था कि जब तुम कंफर्ट फील करोगे तब तुम खुद ही उससे बात करोगे। उस दिन के बाद से वो हर रोज़ आता था। जिस टाइम पे तुम कॉल करते थे वो आके चुपचाप बैठ जाता था और तुम्हारे फ़ोन को स्पीकर में रखने के लिए बोलता था और वो तुम्हारे हर बात को सुनता था। तुम्हें पता है उस वक्त उसे कितना ज़्यादा तकलीफ़ में देखते थे हम। वो तुम्हारे बातों को सुन रहा है लेकिन वो तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि तुम उससे नाराज़ थे। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। वहीं कहता है लेकिन मम्मा, उसने तो कहा कि वो किसी बॉय को। चांगी सरन कहती है तुम उससे ही पूछ लेना ना, मैं जाता हूँ और उसे भेज देती हूँ, तुम उससे पूछ लेना।
चांगची सरन तुरंत वहाँ से चली जाती है इससे पहले कि विंग कुछ और कह पाता। चांगची सरन वहाँ से चली जाती है और वो वांग जी को जाकर कहता है तुम्हें विंग बुला रहा है, तुम जाओ। वांग जी कहता है क्या सच में आंट? चांगची सरन कहती है क्या तुम्हें यकीन नहीं है? तो फिर ठीक है मत जाओ। वांग जी कहते हैं अरे मैं जाता हूँ। ये कह के वो तुरंत चला जाता है। विंग फिर तब भी मिरर में अपने आप को देख रहा था। वांग जी जाता है, उसके डोर में नॉक करता है। विंग कहता है कम इन। वांग जी चला जाता है। विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते रहे। वांग जी कहते हैं विंग मुझे अच्छा लगा देखकर कि तुम ठीक हो और तुम वापस आ गए और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी गलती के लिए वजह से तुम यहाँ से चले गए। मुझे पता तक नहीं था विंग, मैंने उस लेटर को पढ़ा है। आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतना दर्द दे रहा हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा तकलीफ़ कभी भी नहीं देता। विंग कहता है अच्छा तुमने लेटर को पढ़ लिया है तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि उस रात। वांग जी कहता है हाँ विंग मुझे पता है और मुझे सब कुछ याद आ गया है। उस दिन लेटर पढ़ने के बाद ही धीरे धीरे मुझे सब कुछ याद आना स्टार्ट हो गया था। मुझे नहीं पता विंग कि मैं इतना ज़्यादा बुद्धू कैसे हो सकता हूँ कि मैं इतनी प्रीशियस नाइट को भूल गया। लेकिन विंग ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ना ही तो मैं तुम्हें भूलना चाहता था और ना ही मैं तुम्हें गलत समझता। तुम बस मुझसे एक बार बात करते, सब कुछ सरल हो जाता। विंग कहता है मुझ में इतना हिम्मत नहीं था लंजा, मैं बस डर गया था लंजा। मुझे डर था कि कहीं अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो हमारी दोस्ती ना ख़त्म हो जाए। मैं तुम्हें खोने से डरता था लंजा। अच्छा तो फिर तुम मुझे छोड़कर चले क्यों गए थे विंग? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? तुम मेरे आदत बन गए थे विंग। विंग कहता है मैं इसलिए गया था लंजा क्योंकि मैं तुम्हें उस चांगी के साथ और नहीं देख पा रहा था और ऊपर से तुम्हें पता है मैंने उस दिन देख लिया था कि तुम दोनों कैसे। वांग जी तुरंत उसके होठों पर हाथ रख देता है और कहता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था विंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस चांगी का प्लान था, वो तुम्हें दिखाना चाहती थी ये सब कुछ ताकि तुम्हें वो तकलीफ़ में देख सके और तुम हमारे लाइफ से दूर हो जाओ। और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। तुम उसके बातों में उसके एक्शन में आ गए थे विंग। तुम्हें पता है उस दिन जिस दिन हमने एक साथ नाइट स्पेंड किया था, उस दिन चांगी ने ही हम दोनों को ड्रग्स दिया था। लेकिन उस दिन तो भला हो कि सुयांग का हाथों से गलती से एक गोली ड्रिंक्स में पड़ गया था जिसकी वजह से सभी लोग बेहोश हो गए थे। तुम्हें पता है उस दिन वो मेरे साथ और तुम्हारे साथ सुयांग को मैं सोच भी नहीं सकता। और फिर जिस दिन तुमने मुझे उसके साथ देखा था वैसा कुछ नहीं था। मैंने शायद अपने कपड़ों में वोमिट कर दिया था और वो मेरी शर्ट को खोला था और पता नहीं क्या हुआ। उसने तो मुझे यही कहा कि उसने ये सब कुछ प्लान किया था जानबूझ के। लेकिन ट्रस्ट मी विंग, उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने आज तक उसे किस तक नहीं किया। विंग कहता है झूठ मत बोलो लंजा, मैंने क्लासरूम में तुम दोनों को देखा था। वो सच नहीं था विंग। उस दिन मैं गुस्सा था क्योंकि उसका फादर मेरे घर पे एंगेजमेंट की बातें करने आया था, इसीलिए मैं उसे उस क्लासरूम में ले जाकर उसके साथ हम दोनों का फाइट चल रहा था कि तभी शायद उसने तुम्हें देख लिया था और वैसा किया था। मुझे नहीं पता विंग, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सोचा, वो सब कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक उसे एक किस तक नहीं किया। विंग कहता है अच्छा तो फिर तुमने उसे तुम दोनों अब अलग हो गए। वांग जी कहते हैं हाँ विंग, जिस दिन मुझे पता चला कि उसने तुम्हारे घर तक गया और तुम्हारे पेरेंट्स को क्या क्या कहा, मुझे इतना गुस्सा आया, मैं अब उसे और नहीं सह सकता था। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ विंग। मुझे पहले तो मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे आदत नहीं, मेरे प्यार थे। तुम मेरी ज़िंदगी बन गए थे विंग।
इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं रह पा रहा था। तुम्हें पता है इन 3 सालों ने मैंने कितनी मेहनत किया। मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाना चाहता था। मैं हर पल तुम्हें याद करता रहा। मैंने इसी उम्मीद में 3 साल बिता दी कि तुम ज़रूर कल वापस लौट आओगे और मुझे फिर से पहले जैसे लंजा कहकर पुकारोगे। तुम्हें पता है एयरपोर्ट में तुम्हें साउथ इंडियन के साथ देखकर मुझे कितनी ज़्यादा जलन हुआ था। वांग जी अब विंग को हक कर लेता है। विंग भी वांग जी को हक तक कर लेता है। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे और इतनी सालों बाद एक दूसरे के प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे का एहसास ही बस काफ़ी था। विंग वांग जी को टाइटली गले लगा लेता है। विंग कहता है, लेकिन लंजा, कहीं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते ना, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा और जांगी का रिश्ता खराब हो गया है। वांग जी विंग के नेक में छोटा छोटा स्लॉफी किस करता है उसके शर्ट के ऊपर से और कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं विंग, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता, चाहे तुम कितने बड़े गुनाह कर दो। मेरे लिए तुम हमेशा मेरे विंग ही रहोगे। और आज जब मैं उस रिश्ते के बारे में सोचता हूँ, मुझे बस यही लगता है कि शायद वो एक अट्रैक्शन था, प्यार तो कभी भी नहीं था विंग। तुम जानते हो वो रिश्ता कितना ज़्यादा टॉक्सिक था। मैं बस हर पल यही सोचता था कि मैं कैसे उसे ब्रेकअप कर सकूं, कैसे उसे छुटकारा पाऊं, क्योंकि वो धीरे धीरे हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर रही थी। लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिल रहा था। या तो वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी या फिर मैं ही पिघल रहा था विंग। मैं गलत था, मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाया विंग। इस बात के लिए शायद मैं अपने आप को कभी भी माफ़ ना कर पाऊँ। विंग वांग जी को गले से लगा लेता है और कहता है, नहीं लंजा, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हें कभी भी इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया लंजा, लेकिन मैं बस ये सोचता था कि तुम आखिर मुझे क्यों नहीं पसंद करते। मैं बस यही सोचता था कि अगर कैसा होता कि तुम जांगी के जगह मुझे चूज़ करते। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है विंग, उस दिन मैंने उसे इसलिए हाँ कहा था क्योंकि वो एक इनोसेंट लड़की थी उस वक्त, और उसने सभी कॉलेज के सामने मुझे प्रपोज़ किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा अगर मैंने ना कर दिया तो शायद सब लोग उसे बुली करेंगे। मैं अपने वजह से किसी इनोसेंट को ऐसा बुली होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने उसे हाँ कहा। मुझे लगा कि धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सब कुछ बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम दोनों के रिश्ते पर बात आ जाएगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था विंग, आई एम सॉरी। विंग वांग जी आप दोनों को और भी ज़्यादा जोर से हक कर लेता है। वांग जी उस हक को तोड़ता है और विंग के लिप्स में अपने लिप्स को प्रेस कर देता है। दोनों ही एक दूसरे को अब बहुत ही गहराई के साथ किस करने लगा था। उस किस के दौरान वो लोग एक दूसरे को फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। कितने साल उन लोगों ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते गुजार दिया, कितने साल दोनों ने एक दूसरे को मिस किया। दोनों ही किस के ज़रिए एक दूसरे को बता रहे थे। फाइनली दोनों के दरवाजे पर नॉक होता है। जब दोनों दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे के सामने लैन सिचन खड़ा था और उसके साथ यानली खड़ी थी। इस बीच लैन सिचन और यानली दोनों की रजिस्ट्री मैरिज भी हो गया था। दोनों ने ही कोर्ट मैरिज कर लिया था, क्योंकि यानली नहीं चाहती थी कि उसके ऐसी खुशी के दिन में इतनी ज़्यादा चहल पहल हो, खुशियाँ हो और उसके बिलाउड भाई विंग ही यहाँ ना रहे। विंग जब यानली को देखता है तब वो तुरंत यानली को गले से लगा लेती है और कहती है, सीजे आई मिस यू सीजे। यानली कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम आए क्यों नहीं मेरे एंगेजमेंट में। विंग कहते हैं, सीजे आपको तो सब कुछ पता है ना। सिचन कहता है, हाँ विंग, हमें सब कुछ पता है। अब बस हम दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तुम दोनों एक होंगे। और हाँ, हमारे मैरिज का पार्टी अभी बाकी है, वो भी तुम दोनों के एंगेजमेंट के साथ ही होगा, समझे। विंग अब शर्म से वांग जी की तरफ देखने लगा था। उसका गाल बिल्कुल लाल हो गया था। वांग जी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था और विंग की तरफ देख रहा था। सभी लोग अब नीचे आते हैं। विंग एक एक करके सभी लैंड से मिलते हैं।
बहुत लोगों से बातें करते हैं और फाइनली सब लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। उस रात ही विंग और वांग जी का एंगेजमेंट डिसाइड कर दिया जाता है कि 3 दिन बाद दोनों का एंगेजमेंट होगा। विंग कहता है, मदर इतनी जल्दी का क्या ज़रूरत है। चांग सिरंग कहती है, बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते कि कुछ और हो जाए और तुम दोनों फिर से अलग हो जाओ, इसीलिए हम बस जल्दी जल्दी करना चाहते हैं बच्चा। उसके अगले दिन से ही ज़ोरों शोरों से एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो चुका था। हर जगह इनविटेशन भेज दिया गया था। उस मैरिज कॉम्प्लेक्स को अच्छे से सजाया जा रहा था दोनों के एंगेजमेंट के लिए। एंगेजमेंट के साथ साथ सिजन और यानली का मैरिज का पार्टी भी था। बहुत सारे गेस्ट को बुलाया गया था। अगले दिन विंग अपने कॉलेज दोस्तों से जाकर मिला था। सभी लोग बहुत खुश थे। विंग को पता चलता है कि विंग के ही कज़न ब्रदर जियांग जैंग, जो कि यानली का सगा भाई है, उसके साथ रिलेशन में है। विंग बहुत खुश हो गया था। सब लोग एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं। न्यू हिसेंग को अभी भी किसी पर क्रश तो नहीं था, लेकिन सभी ने अपनी अपनी एक गर्लफ्रेंड बना लिया था सिवाय न्यू हिसेंग के छोड़ के, क्योंकि वो कुछ अनोखा था, बिल्कुल विंग के जैसा, और उसके लाइफ में अलग गोल्स था। हिसेंग एक राइटर बनना चाहता था और वो इतनी जल्दी इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि उसने विंग और वांग जी के रिलेशन को, वांग जी और चांगी के रिलेशन को और कुछ रिलेशन को देखा था जो कि कुछ टॉक्सिक था। और न्यू हिसेंग इसी बात से डरता था क्योंकि उसे टॉक्सिक चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एक राइटर है और वो अपना फुल टाइम अपने वर्क को देना चाहता था। विंग सबको अपनी और वांग जी की एंगेजमेंट का न्यूज़ सुनाता है। सब लोग पहले तो बहुत हैरान हो गए थे, फिर सब लोग बहुत खुश हो गए थे। उन सब लोगों ने विंग को कहा कि कैसे वांग जी एक दिल टूटा हुआ आशिक की तरफ कॉलेज में घूमता फिरता था। सब लोग वांग जी का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। वांग जी भी उन लोगों के साथ था, लेकिन वांग जी को कोई वहाँ कंसिडर ही नहीं कर रहा था। वांग जी को थोड़ा सा गुस्सा तो आ रहा था कि विंग का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनके दोस्तों पर है, और तब तो उसे और भी ज़्यादा जलासी हुआ जब सभी ने कहा कि विंग से वो लोग अटैच थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वांग जी ही था जिससे कि विंग का कोई भी ताल्लुकात नहीं था। देखते ही देखते एंगेजमेंट की ग्रैंड सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग और वांग जी दोनों के एक दूसरे आमने सामने थे। एंगेजमेंट की पार्टी वह स्टार्ट ही हुआ था कि तभी कोई इंसान अचानक से अंदर आता है। उसका पूरा फेस और बॉडी कवर हुआ था। उसने एक ब्लैक हुडी पहना था, अपने फेस पे मास्क पहना था, अपने आँखों पे गॉगल्स पहना था और अपने हेड को एक कैप से कवर किए हुए था। देखकर नहीं पहचाना जा पा रहा था कि वो कौन थी, लेकिन उसके फिजिक्स देखकर इतना तो पता लगा जा सकता था कि वो एक लड़की थी। अचानक से वो आती है। उसके हाथों में एक छोटा सा डैगर था। वो उस छोटे से नाइफ में विंग के पास जाता है और पीछे से उस पर हमला करने ही जाने वाली थी कि तुरंत आयुआन जाकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। आयुआन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? आयुआन ने बहुत ही चीख के इस बात को कहा था, जिससे कि सभी लोगों का ध्यान उनके तरफ चला गया था। दूसरी तरफ से जिंगी भी उसके हाथों को पकड़ लिया। वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रही थी। सभी लोग इस बातों को देखकर डर गए थे। फाइनली उस लड़की ने चीखते हुए कहा, वह हुसैन, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और वांग जी के बीच में आने का? मैंने कितने ज़्यादा प्लान किया तुम दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन तुम दोनों एंगेजमेंट कर रहे हो। अगर वांग जी मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मारूंगी, खुद मरूंगी और वांग जी को भी मारूंगी। उसके वॉइस को सुनकर विंग के फ्रेंड्स और वांग जी समझ गए थे कि ये कौन था। वांग जी तुरंत उसके फेस से उस कवर को हटाती है और ये कोई और नहीं बल्कि चांगी थी, जिसने अपना फुल प्लान बना लिया था कि वो विंग को नहीं छोड़ेगी। जब उसने विंग की और वांग जी की सगाई के बारे में सुना था, वो लोग कॉलेज क्लासमेट से, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी के ज़रिए चांगी तक ये न्यूज़ पहुंच गया था। वांग जी बेहद गुस्सा था। चांगी ने एट द एंड विंग को मारने की कोशिश किया,
उसने कभी भी नहीं सोचा था कि चांगी इतनी हद तक गिर जाएगी कि वो विंग के जान लेने तक की कोशिश करेगी। वांग जी का आंखें पूरे ब्लडी रेड हो गया था। वो तुरंत चांगी के गले को पकड़ लेता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने विंग को हार्म करने की कोशिश किया। ये कह के वांग जी चांगी के नेक को और भी ज़्यादा दबा रहा था। अगर कुछ देर और होता तो शायद चांगी अपने सांसें खो देता। इधर लैन सीजन यानली ये सब लोग वांग जी के हाथों को चांगी के नेक से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी तो अपना फुल डेंजरस लुक में था। उसे देखकर किसी को भी डर आ जाए। और दूसरी तरफ साओ सिंचन और वेंजिंग विंग को पकड़े हुए था, क्योंकि विंग बेहद डर गया था। अगर एक सेकेंड और होता तो वो डैगर सीधा विंग के पीठ में छोड़ा जाता। और पता नहीं इस वक्त विंग किस हालत में होता और कहाँ होता। शायद वो इस दुनिया को भी अलविदा कह चुका होता। आज विंग का और वांग जी का सगाई था और इस दिन शायद कुछ अनहोनी हो जाता। विंग बेहद डर गया था। साओ सिंचन उसे अपने चेस्ट से लगाए हुए खड़ा था और दूसरी तरफ वेंजिंग विंग के हाथों को पकड़ी हुई थी। इससे पहले कि वांग जी पूरी तरह से चांगी का गला दबा पाता, वहाँ सुयांग आ गया और कहा, वांग जी प्लीज़ छोड़ दो उसे। वांग जी गुस्से से अभी भी उसका गला दबाया जा रहा था, लेकिन सुयांग आकर वांग जी के पैरों में गिर गया और कहा, प्लीज़ उसे छोड़ दो वांग जी, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मेरी सिस्टर को छोड़ दो। मैं उसे यहाँ से लेके चला जाऊँगा। हम उसे कभी भी इस शंघाई सिटी में भी आने नहीं देंगे। प्लीज़ अभी के लिए उसे छोड़ दो, वो मर जाएगी। सुयांग पूरी तरह से वांग जी के पैरों में गिर चुका था और उसे गिरा रहा था। वांग जी फाइनली चांगी के नेक को छोड़ती है। चांगी जोर से खांसने लगती है। उसका सांसें फूलने को आया था। तभी उसके पीछे चांगी के फादर चैंग साओ भी आ जाते हैं। चैंग साओ कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, उसने जो कुछ भी किया है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगी। मैंने उसे बाहर भेज दिया था, लेकिन पता नहीं उसे इस बारे में न्यूज़ कैसे पता चला। मैंने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जो कुछ भी हुआ है प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। वांग जी कहता है, क्या आप माफ़ी के बारे में बात कर रहे हो? आपको पता है कि आपके बेटी ने किसी की मेरे फियांसे की जान लेने की कोशिश किया। चैंग साओ कहता है, आई एम सॉरी बेटा, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। मैंने उसे शायद सही से परवरिश नहीं दे सका। मुझे अपने परवरिश पर नाज था, लेकिन आज मुझे अपने परवरिश पर शर्म आ रहा है। उसकी मदर जब वो छोटी थी तब उसे छोड़ के चली गई थी। मैंने सोचा था कि मैं उसका और अपना ख्याल रख लूँगा। मैं उसकी मदर और फादर दोनों बनूँगा। मैंने उसे इतना लाड प्यार दिया। शायद मेरी लाड प्यार की नतीजा है कि आज वो ऐसे बिहेव कर रही है। मैंने उसे ऐसे सीख कभी नहीं दिया कि वो किसी की लाइफ को लेकर वैसे। आई एम सॉरी बेटा, मैं उसे उसके किए का सज़ा ज़रूर दूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं आइंदा से उसे इस शहर में कदम रखने भी नहीं दूंगा। मैं उसे अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊंगा। वो पागल हो चुकी है। हम उसे ऐसे लेके चले जाएंगे। तुम बस उसे छोड़ दो प्लीज़, पुलिस को मत बुलाना। वांग जी कहता है कि ठीक है, एक बात तो आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, लेकिन आइंदा से याद रखना कि अगर वो फिर से हमारे लाइफ में दिखा और हमें हम करने की कोशिश किया तो मैं उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। चैंग साओ कहता है, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। वो चांगी को जाकर पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चांगी जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब साओ सिंचन कहते हैं, अंकल मुझे लगता है कि आपको उसे सगाई के बाद ले जाना चाहिए, क्योंकि उसे अपने आँखों से देखने दीजिए। उसे ये एहसास होने दीजिए कि जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ कर रही है वो किसी और का है, उस पर उसकी कोई हक नहीं है। आप थोड़ा सा बस उसके ऊपर नज़र रखना कि वो आइंदा से ऐसी हरकत कभी ना कर पाए। अगर उसने आइंदा से ऐसा कुछ किया तो उसके लिए अच्छा नहीं है। चैंग साओ हाँ में सिर हिलाता है। उसे भी लगा था कि उसकी
बेटी जो अभी पूरी तरह से अपने सत में खो चुकी है, अपने ऑब्सेशन, जेलसी और ईगो में चूर हो चुकी है इतना कि वो किसी के जान लेने के बारे में भी एक बार नहीं सोचता। उसके लिए शायद यही एक परफेक्ट सज़ा होगी कि वो उस इंसान को किसी और इंसान का होते हुए देखे अपने आंखों के सामने। सुयांग और चैंग सियाओ चांगी को लेकर वहीं पर एक साइड पे खड़े हो जाते हैं और फिर सगाई को स्टार्ट किया जाता है। चांगी की आंखों के सामने सगाई हो रहा था। दूसरी तरफ सुयांग, जो कि अपने बहन के इस हालत में भी उसकी आंखें तो किसी और के ऊपर ही टिका हुआ था, वो एक टक लगाए हुए साओ सिंचन को देखे जा रहा था। उसे साओ सिंचन इतना पसंद आता है कि वो साओ सिंचन से बातें करना चाहता था। उधर विंग और वांग जी का सगाई हो गया। चांग साओ चांगी को लेकर वहाँ से चली गई, लेकिन सुयांग अभी तक वहाँ से नहीं गया। सुयांग बस साओ सिंचन के साथ एक बार बातें करना चाहता था, लेकिन साओ सिंचन तो उसे भाव ही नहीं दे रहा था। दरअसल विंग ने सबकी फ़ोटो साओ सिंचन को दिखाया था। उसे पता था कि ये लड़का एक टाइम पे विंग को पसंद करता था। सुयांग अब अपने बहन के साथ देने का रिग्रेट कर रही था, क्योंकि साओ सिंचन ने सुयांग को बता दिया था कि तुम तो पहले विंग को पसंद करते थे ना, तो फिर आज मुझे क्यों, और मैं तुम जैसे लड़कों पर क्यों भरोसा कर लूँ। तब सुयांग कहता है आई एम सॉरी, देखो वो सब कुछ एक नाटक था, मैं विंग को कभी भी पसंद नहीं करता था, मैं तो बस अपने सिस्टर के लिए वो सब कर रहा था, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो ना, तुम मुझे बड़े अच्छे लगे। साओ सिंचन कहता है अच्छा, तो फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे उस पागल बहन के घर में मैं जाऊँ और उस पागल लड़की के भाई को मैं डेट करूँ, क्या पता तुम भी उसके जैसे निकले। सुयांग कहता है देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, तुम मुझे एक बार ट्राई तो कर सकते हो ना। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद से ही सुयांग साओ सिंचन का पीछा करने लगा। अब सगाई के बाद सभी लोग बैंक्वेट में थे। वांग जी अपने हाथों से विंग को खिला रहा था और विंग वांग जी को नखरे दिखा रहा था, लंजा ये, लंजा वो, लंजा थोड़ा स्पाइस ऐड करो। और वांग जी बिना किसी कंप्लेंट के विंग के सारे हुक्म को झेल रहा था। उस बैंक्वेट में सुयांग भी शामिल था। विंग सुयांग से कहता है हे मिस्टर, तुम तो यहाँ इनवाइट भी नहीं थे ना, तो फिर तुम यहाँ रुक क्यों गए। तब सुयांग कांपते हुए आवाज़ में विंग से कहता है विंग देखो आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया था मैं बस अपने सिस्टर के साथ देना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सिस्टर ऐसी करेगी। तुम्हें पता है उसने तो छोड़ो ये सब कुछ, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और क्या तुम उस इंसान को कहोगे कि वो एक बार मेरी बातों को सोचे। विंग हाँ करके साओ सिंचन को देखने लगता है। क्या तुम्हें वो पसंद आया, मेरा अंकल। सुयांग कहता है क्या ये तुम्हारा अंकल है। विंग कहता है हाँ, और नहीं तो क्या, ये मेरे मदर का भाई है, तो ये मेरा अंकल ही हुए ना। सुयांग कहता है देखो विंग प्लीज़, वो तुम्हारे जो कुछ भी है मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही क्यूट है और मैं बस उसे मैं उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम उससे एक बार बात करोगे मेरे लिए। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम खुद जाकर उसे मनाओ। वैसे भी वो बहुत चूजी है और पिकी है, तुम्हें पता है उसकी कितनी सारी उसके पीछे लड़के लट्टू है, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम उसे पटा लो। और बैंक्वेट के बाद विंग और वांग जी दोनों ही रिवर साइड में के उसी जगह पर था जहाँ वो दोनों अक्सर आया करते थे, और जहाँ विंग के जाने के बाद वांग जी आकर विंग के यादों को और अपने यादों को, अपने बिताए हुए वक्त को ताज़ा करते थे। सगाई ख़त्म, बैंक्वेट ख़त्म होते ही वांग जी ने विंग को अपने बाइक में बिठाकर वहाँ लेकर चला गया था। दोनों ही जाकर उस हरे भरे ज़मीन पर सोए हुए थे। विंग वांग जी से कहता है लंजा मैंने बहुत मिस किया था इस जगह को। वांग जी कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं अक्सर यहाँ आया करता था और हम दोनों की मेमोरीज़ को ताज़ा करता था। विंग कहता है लंजा आज क्या हो जाता, शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया, बस उम्मीद करता हूँ कि चांगी आपसे नहीं आएगी हमारी लाइफ में।
मैं वही सोच रहा था कि वो इतनी शांत कैसे हो गई। तुमने उसे अपने आप को छोड़ने के लिए कहा और वो छोड़ दिया। तब वांग जी एक फ्लैशबैक को याद करता है कि जब उसने चांगी के साथ ब्रेकअप किया था, उसके बाद भी चांगी हमेशा से आकर वांग जी को परेशान करती थी, उसके सामने गिड़गिड़ाती थी ताकि वो वांग जी को मना ले। वांग जी को अब पूरा एहसास हो चुका था कि ये कोई प्यार नहीं, ये बस चांगी का ऑब्सेशन और ईगो है। वो बस वांग जी को अपना बनाकर अपने ईगो को सेटिस्फाइड करना चाहती थी। और पता नहीं चांगी ने अपने फादर को क्या क्या कहा है कि एक दिन उसके फादर वांग जी से मिलने आया था और वांग जी को धमकी दे रहा था कि वो चांगी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तब वांग जी ने चांगी के फादर को सब कुछ बता दिया था कि चांगी ने क्या क्या कांड किया है। उसने ये भी बता दिया था कि चांगी कैसे वांग जी के सामने अपने कपड़े तक खोलने के लिए तैयार हो गई थी, जो सुनकर चांगी के फादर को बेहद गुस्सा आता है, जो कि सोच के आया था कि वो वांग जी को सबक सिखाएगा। अब वो वांग जी को प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बेटी को सुधार के रहेगी और उल्टे पैर चांगी को सबक सिखाने के लिए चला जाता है। वो चांगी को इस शहर से दूर अब्रॉड में भेज दिया था। चांगी ने बहुत ना किया था, लेकिन फिर भी उसके फादर नहीं माने। कुछ दिन बाद चांगी वापस आ गई थी और वो आके फिर से वांग जी के पीछे पड़ी थी, लेकिन वांग जी ने उसे भाव तक नहीं दिया था। और पता नहीं कि आज कैसे वो उनके सगाई में आ गए। अगर चांगी दोबारा उनके वापस में आएगा तो वांग जी एक पल के लिए भी टाइम नहीं लगाएगा चांगी को इस वर्ल्ड से गायब करने में। वो बस अपने और विंग के बीच में किसी को भी आने नहीं देना चाहता। पहले वो उनका पॉजिटिवनेस था कि विंग उसका बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन अब तो विंग सिर्फ और सिर्फ उसका है। उन दोनों का सगाई हो चुका था, दोनों फियांसे थे। अब वांग जी विंग को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। वो उठता है, विंग के फेस को केयर्स करता है और विंग के लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है। विंग उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है इतनी जल्दी नहीं, और फिर विंग खुद ही उन दोनों के किस को और भी डीपर करने लगता है। वांग जी विंग को किस करते करते उसके पूरे बॉडी पे अपना हाथ फैला रहा था और फाइनली काफ़ी टाइम के लंबे किसिंग सेशन के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। विंग आसमां की तरफ देख रहा था, जो कि अभी रात के अंधेरे में चांदनी की रोशनी जगमगा रहा था। वांग जी भी विंग के निगाहों को फॉलो करता है और कहता है तुम्हें पता है, पहले मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हुआ करता था कि आखिर तुम्हें उस खुले आसमान में क्या नज़र आता है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं घंटों तक उसी आसमान को निहारता रहता था। तब मुझे समझ आया कि तुम क्या देखते थे। मैं उस आसमान में तुम्हें ढूंढता था विंग, लेकिन अब तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। आई लव यू विंग, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से नहीं जाने दूंगा। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि चाहे हम दोनों के बीच कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कितने तूफान आ जाए, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे और हर बात मुझसे डिस्कस किया करोगे। विंग भी वांग जी से कहता है आई लव यू लंजा, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा और ना ही तुम्हें कभी अलाउ करूँगा अपने आप को छोड़ के जाने के लिए। और चाहे जो कुछ भी बात होंगे, हम पहले एक दूसरे के साथ डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ लंजा। दोनों एक दूसरे को बहुत वार्मली हग कर लेते हैं और एक दूसरे के आगोश में अपने आँखों को बंद कर लेते हैं और वही ठंडी ठंडी हवा को और चाँद के चाँदनी को फील करने लगते हैं। और इसी के साथ ये फैन फिक्सन यहीं पे ख़त्म होता है। वैसे तो मैंने फैन फिक्सन को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और फाइनली इस एफएफ का लास्ट पार्ट है और अब से मैं एक नई फैन फिक्सन स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर कुछ गलतियाँ हैं तो प्लीज़ गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए और मेरी एफएफ को एंजॉय कीजिए। और अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ मेरी गलती कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ताकि मैं उस गलती को नेक्स्ट टाइम से सुधार सकूं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग
मेरी गलतियों को नोटिस करेंगे। लैंग्वेज तो एक बड़ा सा बैरियर है, मैं इसे ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, एंड आई होप कि मैं जल्दी से अपने लैंग्वेज को सही कर पाऊँ। बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए एफएफ के साथ। तब तक के लिए मेरे इस स्टोरी को एंजॉय करना, और मैं फिर से अपने दिल से उन लोगों को शुक्रिया करना चाहती हूँ जो कि मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसे लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। और स्पेशल थैंक्स टू उन कुछ गिने चुने लोग जो मेरे हर वीडियो पर कमेंट करते हो। सच में यार, आप लोग बहुत अच्छे हो। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं इस चैनल को 2 दिन भी चला नहीं पाती। एक फैन फिक्शन के बाद मैं शायद चैनल को क्लोज़ कर देती। वो आप लोगों का प्यार, कमेंट और लाइक्स ही है जिसकी वजह से मैं अभी तक इस चैनल को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। आप लोगों के लिए एक बड़ा सा थैंक यू। और हाँ, जो कोई भी चैनल पे न्यू आ रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई फैन फिक्शन या फिर वीडियो अपलोड करूँ अब तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप मेरे एफएफ को एंजॉय कर सको। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ। और हाँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इस एफएफ का 10 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मैंने फरवरी के मिडिल में चैनल को स्टार्ट किया था और अब अप्रैल के मिडिल हो रहा है। देखते देखते 2 महीने बीत गए और इन 2 महीनों ने आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का कभी भी, उसे क्या कहते हैं, हाँ, आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। और वैसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, मुझे मोटिवेट करते रहना, ताकि मेरे दिमाग में और अच्छा आइडियाज़ आ जाए। तो फिर एक बार फिर से थैंक यू, और इसी के साथ टाटा, बाय बाय।